Hi students, welcome to the YouTube channel of Eclub Technosis. In this video I will explain about the question answer solution of your poem Dust of Snow and Fire and Ice written by the Robert Frost. So the question answer solution of the poem prepared by Ashok sir. Now come on the session. The poem is the Dust of Snow. Question 1. What is a dust of snow? Dust of snow क्या है? Answer. A dust of snow is the small particles of snow. Dust of snow बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं. That is called the snow. Questions 2. What does the poet say has changed his mood? Poet कह रहा है कि उसका मूड जो है, मन जो है कैसे चेंज हो गया, बदल गया. आंसर. द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट मूड. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड को चेंज करने में डस्ट ऑफ स्नो का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डस्ट ऑफ स्नो के कारण उनका मूड चेंज हो जाता है, बदल जाता है. क्वेश्चन 3. हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? पोएट का जो मूड है वो कैसे चेंज हो जाता है? द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी. पोएट्स का जो मूड है वो चेंज हो जाता है सैड से हैप्पी में, उदास से खुशी में, ड्यू टू डस्ट ऑफ स्नो एंड रेस्ट ऑफ डे जॉय एंड हैप्पीनेस. डस्ट ऑफ स्नो के कारण और बाकी का दिन खुशी और इंजॉयफुल रहता है, उत्साहपूर्ण रहता है. सर क्वेश्चन 4. What are the birds that usually named in the poem? इस पोएम में कौन से चिड़िया का नाम रखा गया है, कौन सा चिड़िया का नाम का जिक्र किया गया है? आंसर. द बर्ड्स क्रो यूजुअली नेम्ड इन द पोएम. इस पोएम में क्रो कौवे चिड़िया का नाम यूजुअली यूज हुआ है. क्वेश्चन 5. डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम? क्या आप सोच सकते हैं कि कौवे को इस पोएम में मेंशन किया गया, वर्णन किया गया है? आंसर. एक्चुअली क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम डस्ट ऑफ स्नो. यस, एक्चुअली कौवे को इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो में वर्णन किया गया है. क्वेश्चन 6. व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा इमेज आता है? The image come to the people mind when think about crow is that crow is black and unauspicious birds of earth. कौवे को जब कोई मनुष्य सोचता है तो उसके दिमाग में एक ही इमेज आता है कि कौवा काला होता है और कौवे को इस पृथ्वी का अशुभ पक्षी माना जाता है. क्वेश्चन 7. What is a hemlock tree? Why does not poet write about more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? Hemlock tree क्या है और पोइट जो है कभी जो है अपने कविता में हेमलॉक ट्री का ही वर्णन क्यों किया गया? बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्री थे, सुंदर पेड़ थे, पौधे थे, मैपल, ओक और पाइन, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया है. क्यों? आंसर. ये हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस प्लांट्स होता है और उसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर होते हैं. हेमलॉक ट्री को बेसिकली धतूरे का पेड़ कहा जाता है. धतूरे का पेड़ ही हेमलॉक ट्री है जिसमें जहरीले पौधा है और उसमें छोटे छोटे सादे कलर का फूल लगे होते हैं. द पोएट एक्सप्रेशन इन दिस पोएम इज फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस. इस पोएम में पोएट का जो एक्सप्रेशन है वो सैड से हैप्पीनेस में जाता है, उदासी से खुशी की ओर जाता है. सो दैट इसलिए द पोएट नॉट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री. इसलिए पोएट बहुत और अच्छे ब्यूटीफुल सुंदर पेड़ों के बारे में वर्णन इस कविता में नहीं किया है, जैसे मैपल, ओक और पाइन. क्वेश्चन 8. व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स? कौवा और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट्स करता है? आंसर. द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो. कौवा और हेमलॉक ट्री जो है वो दुख को रिप्रेजेंट करता है, सॉरो को रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन 9. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सैक्स ऑफ ए hemlock tree stands for?
डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम में जो क्रो है जो सेक्स ऑफ करता है मतलब झूला झूलता है हेमलॉक ट्री में, वो क्या स्टैंड कर रहा है, क्या बता रहा है? द डस्ट ऑफ स्नो दैट आर क्रो सेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर जॉय एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस। इस डस्ट ऑफ स्नो पोएम में कौवा जो हेमलॉक ट्री का डाली पे बैठ के झूला झूलता है तो वह जॉय उत्साह और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुभव को बता रहा है, स्टैंड कर रहा है। हैव देयर बीन टाइम व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस और होपलेस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप होपलेस और डिप्रेस हो चुके हैं, महसूस कर किए हुए हो? हैव यू एक्सपीरियंस ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे, और फिर क्या कभी ऐसा हुआ है अनुभव आपके साथ कि उसके बाद फिर आपका मूड चेंज हो जाता है, बदल जाता है? यस समटाइम आई फेल्ट डिप्रेस और होपलेस, यस कभी कभी लोग डिप्रेस या होपलेस महसूस करते हैं, बट ड्यू टू सम इन्वायरमेंट सीन मोमेंट चेंज द मूड दैट डे, और उस दिन कुछ अच्छा सीनरी देखने के बाद, अच्छा पर्यावरण होने के बाद वो जो मोमेंट होता है, वो जो क्षण होता है, वो उसके मन मस्तिष्क को बदल देता है, चेंज कर देता है। आफ्टर दैट द फायर एंड आइस पोएम की क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन। फायर एंड आइस पोएम का भी पोइट्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, सुझाव हैं कि पृथ्वी का समाप्त कैसे होगा। आंसर द आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड आइस, जो आइडिया है, जो सुझाव है पृथ्वी के खात्मा के लिए, वह फायर है एंड आइस है, आग है और बर्फ है। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आप सोच सकते हैं कि इस पृथ्वी का नष्ट, इस पृथ्वी का खात्मा कभी होगा, कुछ दिनों में, कोई दिनों में होगा? यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे बट व्हेन नोबडी नो, हाँ मैं सोचता हूँ कि इस पृथ्वी का नष्ट, इस पृथ्वी का खात्मा कुछ कभी भी कोई दिनों में होगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। Question 3, have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो क्या आप सोच सकते हैं ऐसा, यदि सूर्य अपनी गर्मी से काफ़ी ज़्यादा गर्मी देता है तो क्या लोग जल जाएंगे या फिर ठंड महसूस करेंगे और पूरा दुनिया बर्फ़ के घेराव में आ जाएगा? Answer, whether the sun gets hot or it's get colder in both the situation end of the world is sure. तो इसका आंसर ये हुआ कि यदि सन सूर्य अपनी गर्मी से भी ज़्यादा गर्मी देता है तो गर्मी के कारण भी पृथ्वी की नष्ट हो सकती है, या फिर उस गर्मी के कारण बर्फ़ जो पिघलेंगे, कोल्डर होंगे, और उस बर्फ़ के पिघलने के कारण पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और वह भी एक विनाश का बहुत बड़ी संभावना सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर? फ्रॉस्ट के लिए फायर एंड आइस क्या स्टैंड्स करता है, फायर एंड आइस क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है? फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवेरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फरी। फायर जो है, आग जो है, जिलस रिप्रेजेंट कर रहा है, जिलस स्टैंड कर रहा है, लोग एक दूसरे से जिलस की भावना रखते हैं, जलते हैं, लोग एक दूसरे की प्रगति को नहीं देखना चाहते हैं, दोनों का मन मुटाव होता है, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फायर। आइस स्टैंड्स फॉर क्रूरिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हैं, इनसेंसिटिविटी होती है, समझने की शक्ति एक दूसरे के प्रति नहीं होती है, ये आपका आइस स्टैंड्स करता है, आइस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द रीम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम? इस रीम्स स्कीम्स में पोएम क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम? इस पोएम में कौन सा आइडिया का एक्सप्लेनेशन या वर्णन हो रहा है? The contrasting idea of the fire and ice are presented using the rim scheme. तो इस rim schemes में बेसिकली फायर एंड आइस का जो प्रेजेंटेड है, फायर एंड आइस से रिलेटेड जो आइडिया है, जो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ही मैंसन दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबली एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और या वहाँ मैंसन किया गया है इस पोएम में
कि पृथ्वी की जो नष्ट है, पृथ्वी का जो समाप्ति है, संभवतः फायर एंड आइस, आग और बर्फ दोनों से ही संभावना बनती है। Thank you to all of you. Repeat this video again and again. Make a notes. Remember the answer and improve your knowledge. Like, subscribe and view my YouTube channel for latest and updated video.